1936 का भीलवाड़ा और आज के भीलवाड़ा में क्या कुछ अंतर है? जी। सबसे पहले तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में टेक्सटाइल टाइम्स का स्वागत है। 1900 आज ये जो वस्त्र नगरी जैसे चालू हुआ कि 1936 में सबसे पहले तो एक जिनिंग अपना जैसे छोटा सा जिनिंग फैक्ट्री मेवाड़ स्टेट का, क्योंकि आसपास में जब ये कपास वगैरह पैदावार चालू हुई तो लोग थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते थे, तो यहीं पे एक जिनिंग फैक्ट्री लगा के और कपास को गुजरात में या जो मिलों को वहाँ सप्लाई के हिसाब से चालू हुआ था। फिर जैसे ही जिनिंग चालू हुई तो 1936 में मेवाड़ मिल जो लोढ़ा जी ने अपने अजमेर वाले लोढ़ा जी हैं उन्होंने अपने मेवाड़ मिल की स्थापना करी। भाई यहीं पे स्पिनिंग का और निटिंग का होजरी का एक ब्रांड अच्छा सा बने, और वो ब्रांड ऐसा बना कि जैसे बनियान वगैरह और इसमें मतलब पूरा एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड हो गया है एमटेक्स के नाम से। और क्वालिटी कंट्रोल पूरी कॉटन की नीटिंग होजरी कॉम्बिंग सारा प्रोसेस उस टाइम था, जो भी उस टाइम लेटेस्ट रहा होगा। अगर आज उससे कंपेयर करें तो मतलब अपन मतलब बहुत बहुत आगे हो गए थे। तो 1936 में जो शुरू हुआ वो भीलवाड़ा कॉटन बेस पे शुरू हुआ। तो उसका जो अपना जितना एरिया था पूरा आसपास के एरिया में कॉटन काफ़ी होती थी। यहाँ गुलाबपुरा विजयनगर से लेके सब जगह से गंगापुर में वो सारी कॉटन से बनाते थे और अपना काम चलता था। तो उसके बाद में जैसे अपना ये बढ़ते बढ़ते ये अपना एलजे झुंझुनूवाला जो कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम, उन्होंने आके यहाँ पे एक भीलवाड़ा स्पिनर अभी जो आज जो नाम है वो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के नाम से यूनिट की स्थापना करी। वो कॉटन की जब यूनिट लगी उनकी, उसके बाद में एक विस्कोस बिरला जी का ग्रेसिंग वालों का रहता था एक विस्कोस कॉटन का सब्स्टिट्यूट बनाया जाए। तो उन्होंने विस्कोस एक प्रोडक्ट डेवलप किया और वो प्रोडक्ट मतलब कॉटन से मुकाबले बहुत सस्ता था। आज तो विस्कोस कॉटन के मुकाबले महंगा रहता है, लेकिन उस शुरुआत में कोई भी विस्कोस चलाने को तैयार भी नहीं था या उसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो सबसे पहले यहाँ पे भीलवाड़ा में पॉलिस्टर और विस्कोस, पॉलिस्टर भी कैफी का उस टाइम आता था, मतलब बहुत एक रेयर प्रोडक्ट कॉमोडिटी थी। तो पॉलिस्टर और विस्कोस को मिक्स करके सबसे पहले भीलवाड़ा में ग्रे यार्न बनना चालू हुआ। और उस टाइम जब पॉलिस्टर चलाया उन्होंने, उस टाइम ऐसा एकदम बिल्कुल एक ऐसा रहता था जैसे कोई बहुत मतलब बड़ी चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं। आज तो अपन एक स्पिनिंग प्रोसेस बहुत नॉर्मल प्रोसेस मानते हैं, लेकिन उस टाइम जो जरा सा भी बाल या कोई भी कचरा कोई भी उसमें कंटामिनेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंटामिनेशन जाने के बाद वो कपड़े में इसका इफेक्ट आता है और वो कॉटन से उसको कम्पीट करना था। तो वो कपड़ा जैसे पहले इंपोर्ट भी होते थे पॉलिस्टर के यार्न, टेरिन के जैसे आपने सुना होगा तो टेरिन का कपड़ा आता था। तो उसके हिसाब से ये कपड़ा जो है पॉलिस्टर यार्न बनना चालू हुआ। अब यार्न जब अवेलेबल हुआ तो झुंझुनूवाला जी ने ये सोचा कि भाई अब इसको कैसे अपन कन्वर्ट करें आगे के वैल्यू चेन में। तो उसके लिए उन्होंने एक भीलवाड़ा BSL लिमिटेड करके एक चॉइस लूम वहाँ से चालू करी। और एक अब जब कपड़ा अपना बनने लग गया यहाँ पे और सिंथेटिक कपड़ा ही बनने लग गया, तो अब उसको प्रोसेस करने की दिक्कत थी, तो उन्होंने प्रोसेस हाउस लगाया। अब प्रोसेस हाउस तो क्या एक यूनिट से चल नहीं सकता, तो उनके लिए बहुत सारा प्रोसेस हाउस के लिए बहुत सारी वीविंग यूनिट्स चाहिए। तो उन्होंने फिर काफ़ी प्रमोटर्स को यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप तो थी, तो उन्होंने उसको सब छोटी छोटी यूनिट्स 12 यूनिट्स, उस टाइम लाइसेंस राज हुआ करता था, जब ये अलग अलग भाई 12 यूनिट लगेगी, कोई 12 का लाइसेंस मिलता था। छोटी छोटी यूनिट्स का लाइसेंस लेके उन्होंने क्लब करके और बहुत सारी वीविंग यूनिट्स की उन्होंने, क्योंकि प्रोसेस हाउस था तो उसके लिए वीविंग यूनिट्स उन्होंने डेवलप हुआ। तो इस तरह से भीलवाड़ा का एक नाम आपको देखा होगा। तो उस टाइम 72 में 75 में भी एक मोटा कपड़ा जैसे जो सब्स्टिट्यूट कॉटन के बनने थे सारे, तो मेटी करके कपड़ा हुआ करता था जो कलकत्ता वगैरह में भी काफ़ी फेमस था। तो वो प्रोडक्शन यहाँ पे चालू हुआ और जिसने भी कपड़े की यूनिट लगाई वो आगे बढ़ता रहा, उसने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। तो वो जो छोटी छोटी यूनिट्स जो सिम्को लूम्स चलती थी पहले, सिम्को लूम्स में चालू हुआ। फिर उसके बाद में अब आज उसके बाद शटल लेस लूम्स, सल्जर की लूम्स इंडिया में आने लगी। तो उसमें भी भीलवाड़ा आगे रहा कि वे किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करें अपन। और वीविंग यूनिट्स में सल्जर सबसे पहले रूटी भी बनने चालू हुआ कि भाई LMW ने जो रूटी भी बनाया, तो वो टेक्नोलॉजी वाइज हमेशा अपडेट रहा। मतलब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई भीलवाड़ा में इंडिया में, तो भीलवाड़ा उसमें हमेशा आगे रहता है। और आज भी ये अगर कोई भी वीविंग आती है तो उस हिसाब से वो रहता है। आज की जनता कौन से साल से पहले इंडस्ट्री लगी और उसके बाद में भीलवाड़ा में कभी मूव कर देखा? भीलवाड़ा की ग्रोथ बेसिकली 93 से ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ था तो मुंबई और भिवंडी में जो लोगों का
माइग्रेशन भीलवाड़ा की तरफ हुआ था और भीलवाड़ा में इंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी थी, तो लोगों में वीविंग इंडस्ट्री की तरफ से बहुत रुझान बना और वो भीलवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो 93 में बस शुरुआत 1935 में हुई थी, उसके बाद एलएनजे ग्रुप ने 1960 के आसपास अपनी इंडस्ट्रीज लगाई थी, लेकिन जो गति मिली थी 93 में मिली थी। 93 से लेकर के 2005 तक लाइसेंसिंग राज था, इजीली लाइसेंस नहीं मिलते थे या इंडस्ट्रीज बहुत कम आती थी, लेकिन फिर भी 93 से लेकर 2005 तक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ। 2005 से लेकर के सेकंड फेज आया था 2005 के बाद में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टफ स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, तो ये भीलवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड में भीलवाड़ा में लेटेस्ट मशीनें लगी हुई हैं। आज भीलवाड़ा में वर्ल्ड क्लास मशीनें लगी हुई है। जहाँ एक ज़माना था कि रोटी भी या उससे भी सिम्को लूम्स लगते थे, आज हमारे पास एयरजेट लूम्स से लेकर के सल्जर लूम्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन अवेलेबल हैं। तो जो भीलवाड़ा में मेजोरिटी जो लूम्स लगे हुए हैं सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, तो इसका सारा श्रेय टफ स्कीम को जाता है। तो टफ स्कीम से भीलवाड़ा में बहुत अच्छी ग्रोथ की। आज भीलवाड़ा में 450 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, करीब 100 करोड़ मीटर कपड़ा भीलवाड़ा में प्रोडक्शन होता है और लगभग उसमें से 15% कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। दूसरी तरफ से स्पिनिंग में भी जो हमारी ग्रोथ हुई थी 2005 के बाद से स्पिनिंग में बहुत बड़ी गति पकड़ी थी। आज हमारे पास में करीब 12 लाख स्पिंडल्स भीलवाड़ा में काम कर रहे हैं, करीब 4 लाख टन मैट्रिक टन प्रोडक्शन पर ईयर होता है, जिसमें से करीब 40% एक्सपोर्ट होता है। करीब 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है और टोटल टेक्सटाइल की बात करें तो करीब 18,000 से 20,000 करोड़ की वैल्यू का एक्सपोर्ट टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू है। तो देखा जाए भीलवाड़ा आज बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल का हब बन चुका है। नेशनल लेवल पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी भीलवाड़ा का एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग है, जहाँ 60 से देशों में यहाँ कपड़ा से लेकर के यहाँ एक्सपोर्ट होता है। तो भीलवाड़ा का अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी जैसा पहले शूटिंग के नाम से विख्यात था, ठीक है, शुरुआत ये भी भीलवाड़ा के नाम स्टार्टिंग शूटिंग, लेकिन अभी तो बहुत सी चीज़ें हो रही। अभी आप देखिए लास्ट ईयर भीलवाड़ा में एक नया चेंज आया था कि यहाँ सेटिंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं बनता था और बॉम्बे प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया था। जैसे उस टाइम ब्लास्ट के टाइम जो डेवलपमेंट हुआ, अभी लास्ट ईयर डेवलपमेंट हुआ कि बॉम्बे का प्रोडक्शन सेटिंग का भीलवाड़ा वालों ने बनाया। 2 महीने तक पूरा सेटिंग का प्रोडक्शन यहाँ पे चला, जब शूटिंग नहीं चल रही थी। तो सेटिंग में कुछ बहुत कम चेंजेस, भाई एक लूम पे करीबन 1 लाख रुपया खर्चा था, वो भी यहाँ के एंटरप्रेन्योर ने किया और अपनी इंडस्ट्री को पूरा चलाया, रोजगार पूरा दिया। तो जैसे सेटिंग का जैसे चालू हुआ, इसके पहले सेटिंग के पहले यहाँ डेनियम बहुत अच्छा नाम कमा चुका है। डेनियम में अहमदाबाद के अलावा कोई नाम नहीं आता था, तो आज भीलवाड़ा सेकंड पोजीशन डेनियम में है, जबकि यहाँ सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी पानी की प्रोसेसिंग की, लेकिन डेनिम का जो प्रोडक्शन है और यहाँ का जो मार्केटिंग का तरीका है, जितनी भी यूनिट्स यहाँ सक्सेस हुई है, तो वो आज सेकंड नंबर में अपने इंडिया में प्रोडक्शन आ रहा है और करीबन 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा पर मंथ यहाँ पे डेनियम का बनता है। और डेनियम के लिए वो भी आज लेटेस्ट मशीनें हैं, मतलब आज अहमदाबाद से कंपेयर करेंगे तो अहमदाबाद से यहाँ बेटर ही मशीनें होगी, जो वीविंग है और जो प्रोसेसिंग है। तो और अच्छा कपड़ा यहाँ बन रहा है और डेनिम का भी काफ़ी स्कोप है यहाँ पे और उस हिसाब से आगे ग्रोथ डेनिम की भी आनी चाहिए। तो भीलवाड़ा ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड भी हो रहा है, सर्टिंग में भी आया है और डेनिम में भी पूरा चल रहा है। आरके जैन साहब जी, आज हमने यहाँ पर देखा कचरे से धागा बनता, जी, कितना कुछ लगता है कि साहब अब भीलवाड़ा फाइबर बेसिकली बहुत बिल्कुल अच्छी बात है। भीलवाड़ा में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कचरा निकल रहा है उसका भी पूरा रीयूज कर रहे हैं। तो हमारे पास में फाइबर का जो वेस्ट निकल रहा है, यार्न का जो वेस्ट निकल रहा है, उस प्रोडक्ट को भी हम लोग उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उसका यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसको यार्न में यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसको मैटिंग बना करके यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल है और रिसाइकलिंग का फाइबर। रिसाइकलिंग वाला भी कंट्रोल। जी, आरके जैन साहब एक चीज है कि यहाँ की जो सरकार है, जी जो राज्य सरकार की जो पॉलिसी है, उससे कितना यहाँ की इंडस्ट्री को फायदा है? सर, यहाँ के जो कितनी आज मददगार साबित हो रही है यहाँ की राज्य सरकार की बात करें? जी सर, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नहीं है। आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी की रेट हमारे 7 रुपये से लेकर 8 रुपये तक वेरी करती है इंडस्ट्रीज़ की, जबकि दूसरी जो एडजोनिक स्टेट्स हैं, पंजाब में 5 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट नई पॉलिसी जारी की है, वहाँ 2 रुपये से लेकर के 4 रुपये सब्सिडी मिल रही है, तो वहाँ इफेक्टिव रेट 5 रुपये 6 रुपये। गुजरात में 5 रुपये के आसपास में है, 2 रुपये सब्सिडी मिल रही है। महाराष्ट्र में 2 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक रेट्स हैं।
तो हमारे यहाँ 2 रुपये से लेकर 3 रुपये का डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी हमारे एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे अब कोविड का पीरियड में गवर्नमेंट ने हमारे डिफरेंट टैक्सेशन लगा दिए, लैंड टैक्स लगा दिया, फायर सेस लगा दिया, बहुत सारे टैक्सेशन लगा दिया, फिक्स चार्जेस में रिलीफ नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमारे अपने एंटरप्रेन्योर की मेहनत का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट का यदि सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत लंबे टाइम तक यदि एडजॉइनिंग स्टेट्स से हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को थोड़ी सी ट्रबल भी हो सकती है। सरकार बाहर की कंपनियों को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्रीज को बचा नहीं पाती। सरकार मतलब आज भीलवाड़ा में देखें तो यहाँ की इंडस्ट्री मतलब मेरा तो ये मानना है कि 3 से 4 साल में यहाँ का एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन डबल हो सकता है। आज ये 17-18 जो प्रोसेस हाउस है ये पिछले 17-18 सालों से सेम नंबर है, बल्कि 1-2 कम ही होते हैं। जबकि अगर मान लो गवर्नमेंट थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए तो जस्ट डबल यूनिट्स हो सकती है अगले 3-4 साल में। जो प्रोडक्शन आज 7 करोड़ मीटर कपड़ा है वो 15 करोड़ मीटर पर मंथ कपड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो मेन प्रॉब्लम्स है एक तो ज़मीन, आज इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए मेरे ख्याल से 20 से 25 साल हो गए, उसके बाद कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आया। तो अगर इंडस्ट्री लगानी है और ज़मीन उसको ख़रीदनी है तो बहुत महंगी ज़मीन मतलब जो आज वाइबल नहीं है, तो उसके हिसाब से ज़मीन की एबिलिटी गवर्नमेंट को अगर फिक्स कर दे, चाहे यहाँ से 30 किलोमीटर हो 40 किलोमीटर हो, लेकिन बहुत बड़ा एरिया 1000 एकड़ तक का एरिया अगर ज़मीन का यहाँ ले ले तो उसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन अब सब बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्शन और सब नए यूनिट भी लगाना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन की वजह से काफ़ी काम अटक जाता है। एक सोनियाना में यहाँ बनने रिको का बना था, लेकिन उसमें एनओसी, पॉल्यूशन के एनओसी सब होके और काम वहीं का वहीं रुका हुआ है 10 सालों से। तो ज़मीन की तरफ अगर राजस्थान गवर्नमेंट ध्यान देवे तो उसमें काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। दूसरा प्रोसेस में क्या चाहिए, पानी में आजकल सब जीरो डिस्चार्ज होता है। जितने भी यहाँ प्रोसेस हाउस है सब जीरो डिस्चार्ज के बेसिस पे चल रहे हैं, तो पॉल्यूशन का कोई ऐसा मैटर नहीं है। लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी भी है उतनी। चंबल का जितना 4 करोड़ मीटर पानी चंबल से आने लग गया, तो यहाँ का जो 3 नदियाँ हैं सब फ्री है। लेकिन गवर्नमेंट या किसी तरह से मानिए कि यहाँ का प्रशासन भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्रीज और लगे, डेनिम यूनिट और आवे या प्रोसेस हाउस और आवे या स्पिनिंग लगे, तो जो बेसिक जो इंडस्ट्रीज है वो मतलब सफ़र हो रही है, तो प्रोडक्शन डबल हो सकता है। आज के जैसा जी केंद्र सरकार ने अभी मेगा पार्क जी जी उससे पहले कई कलस्टर पार्क, कई अप्रैल पार्क भी उसमें 1-2 भीलवाड़ा को भी, कितना धरातल पर काम हो रहा है? बेसिकली हमारे भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क सैंक्शन हुआ था, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं हो पाया। इसका मेन रीज़न था कि लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जहां हमें लैंड अलॉटमेंट हुआ था वो लैंड लिटिगेशन में चला गया, तो लिटिगेशंस में होने के कारण से हमें वो टेक्सटाइल पार्क नहीं मिल पाया। तो एडजॉइनिंग हमारे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के एरिया में कोई लैंड अवेलेबल नहीं है। इंटरप्रेन्योर लगाना चाहते हैं लेकिन दूर नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे को सिटी के आसपास में यदि कोई लैंड मिलती है तो हम लोग टेक्सटाइल पार्क डेवलप कर सकते हैं या हमारी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अभी मेगा टेक्सटाइल का जो कॉन्सेप्ट आया निश्चित रूप से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले से फार बेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की काफ़ी बड़ी अमाउंट है और सारी फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट यहाँ दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट का सही सोचना है कि एक तो लैंड बैंक, इसमें बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होती है, और फिर गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको सी बैंक के आसपास में लगाना चाह रहे हैं। हम लोग अभी 9 फरवरी को टेक्सटाइल मिनिस्टर से भी हमारा डेलीगेशन गया था, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि क्योंकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेंटर है और भीलवाड़ा में जहाँ 30 से 40% कपड़े का प्रोडक्शन पूरा इंडिया का भीलवाड़ा में होता है, तो भीलवाड़ा को इसका चांस मिलना चाहिए। तो माननीय मंत्री महोदय ने पूरा एश्योरेंस भी दिया था कि पहला है राजस्थान में लगता है तो भीलवाड़ा को मिलना चाहिए, और यदि मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा दूसरे टेक्सटाइल पार्क से ये फार बेटर साबित हो सकता है। फिर वापस धरातल पर काम होगा। तो सर उसकी सबसे बड़ी जैसे समस्या यहाँ के लोग जी बोलते हैं कि अब यहाँ का लोकल यहाँ या राजस्थान गवर्नमेंट इसमें सबसे बड़ी समस्या लैंड की। यदि लैंड जो स्टेट गवर्नमेंट लैंड अलॉट करा देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन लैंड का अलॉटमेंट स्टेट लेवल पर ही करना होता है। और जिला प्रशासन की बात होती है तो पिछले 2 साल से जिला प्रशासन हमको बहुत सपोर्टिव है, इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट कर रहा है और जिला प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। भीलवाड़ा का वर्तमान का कितना टर्नओवर है टेक्सटाइल का और इसके साथ में ज्ञान का टोटल यहाँ का टर्नओवर 17-18 हज़ार करोड़ रुपए टेक्सटाइल का हो गया है, और उसमें से जैसे एक्सपोर्ट करीबन 7,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और अगर अपन कपड़े का देखेंगे
तो कपड़े का जैसे अपना 100 करोड़ मीटर कपड़ा बन रहा है और करीबन 6 से 7 हज़ार करोड़ टर्नओवर कपड़े का होना चाहिए, 10,000 करोड़ टर्नओवर का अपना यार्न का होना चाहिए। तो यार्न भी उतना ही आज यहाँ से जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में, कॉटन यार्न के बेस पे यहाँ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कॉटन यहाँ अवेलेबल नहीं थी। जैसे शंकर 6 की जगह J34 चालू हुआ, J34 राजस्थान में अवेलेबल खूब है, और जैसे क्वालिटी J34 की अच्छी हुई तो यहाँ लोकल मिलों की डेवलपमेंट और अवेलेबिलिटी होने की वजह से कॉटन स्पिनिंग पे यहाँ काफ़ी जोर हो गया। एक नया ट्रेंड यहाँ हुआ कि कॉटन स्पिनिंग अवेलेबल है, और कॉटन का जितना भी यार्न है वो सब मैक्सिमम 60 से 70% एक्सपोर्ट ही होता है। तो एक्सपोर्ट के बेस पे ही चल रहा है, उसी हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट का जो आरके जैसा जी यहाँ पर भिलवाड़ा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कितने लेबर्स डायरेक्टली कहाँ के ये जी लेबर? बेसिकली यहाँ भिलवाड़ा में 3 इंडस्ट्रीज है। टेक्सटाइल की बात करते हैं तो स्पिनिंग, प्रोसेसिंग और वीविंग इंडस्ट्रीज। तो स्पिनिंग इंडस्ट्रीज में करीब 22,000, करीब 22,000 वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में करीब 15,000 वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, और वीविंग इंडस्ट्रीज में करीब 35,000 से 40,000 वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। इनडायरेक्टली की बात करते हैं तो करीब 1 से 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार टेक्सटाइल से मिला हुआ है। तो भिलवाड़ा पूरा देखा जाए तो 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। यहाँ पर आपने बोला हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी जी, हुई है, 5 जी, मशीनें जी। यहाँ पर अच्छी बहुत से पुराने टाइम से यहाँ पर जी लोगों ने इसे ट्रस्ट के बाद में आते हैं। तो इसकी लेबर की कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, तो वो कैसे मैनेज? इसके लिए हमारे इंडस्ट्रीज ने अपने यहाँ पे रिसर्च सेंटर लगा रखे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स लगा रखे हैं। जो नई मशीनरीज आती हैं हम उनको पूरा ट्रेंड करते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो उनको पूरा ट्रेंड करके हम उन मशीनों के लिए तैयार करते हैं। तो हमारे इंटरप्रेन्योर स्किल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट उनको मिलता है। तो लेबर की हमारी कुछ समस्या रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको ट्रेन कर देते हैं। राजस्थान जैसे गवर्नमेंट की जो स्किल डेवलपमेंट जी। सेंटर चलते हैं, उससे यहाँ की इंडस्ट्री को कितना नुकसान है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बेनिफिट जरूर मिलता है, क्योंकि जहाँ लेबर की शॉर्टेज होती है कुछ ट्रेंड लेबर हमको उसमें से मिल जाता है। जिस जनता आखिर सवाल यहाँ पर जैसे आज किसी की बात करें तो किसी की यूनिवर्सिटी है, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए अलग यूनिवर्सिटी है, तो उससे तीसरा नंबर सबसे ज़्यादा यदि कोई रोजगार देता है, सबसे ज़्यादा कोई सरकार को फंडिंग देता है तो वो टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी यहाँ पे MLB टेक्सटाइल का है, पूरा है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, मतलब MLB टेक्सटाइल का। के लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? टेक्सटाइल होने से तो, क्योंकि सभी जैसे अभी जितने भी यहाँ टेक्निकल जो काम है या जो भी सब बाहर से ही स्टाफ को लाना पड़ता है, जैसे जितने भी यूपी से या बॉम्बे से या उस तरह से अरेंज करना पड़ता है। यहाँ हो गए तो लोकल उसका एम्प्लॉयमेंट का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे यहाँ डिजाइनर्स चाहिए, क्योंकि अभी कपड़ा सब यूनिफॉर्म का या स्कूल यूनिफॉर्म या उस तरह से कपड़ा है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है और डिजाइनिंग को बढ़ाना पड़ेगा, तो डिजाइनिंग का अगर शुरुआत में यूनिवर्सिटी होती है तो शुरू से ही बच्चे का इंटरेस्ट डेवलपमेंट और टेक्निकल चलता है, तो टेक्सटाइल का तो फिर बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि अगर यूनिवर्सिटी वगैरह और इस तरह से एजुकेशन का अच्छा हब बने तो उसका बहुत ज़रूर फ़ायदा होगा, पूरी लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। आखिर जैसा क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे, और क्या ऐसी प्रमुख मांगे रहेंगी जो आगामी दिनों में यदि भीलवाड़ा में हो जाए तो भीलवाड़ा को और क्या जानना जी, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा हमारे को हेल्प करनी चाहिए, और एडजॉइनिंग स्टेट्स के बराबर जो बेनिफिट्स वहाँ मिल रहे हैं, जैसे MP गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट में बहुत आगे हैं, तो फिक्स चार्जेस का वेवमेंट किया उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में उनका काफ़ी कम है। तो जो एडजॉइनिंग स्टेट्स बेनिफिट दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट भी दे, तो काफ़ी भिलवाड़ा बहुत उन्नति कर सकता है। और बहुत ही जो आज जिस साहब ने हमारे बताया था कि जो प्रोडक्शन है उसको आने वाले 5 सालों में बिल्कुल डबल किया जा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के बिना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात राज्य सरकार तक पहुँचे जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जा सके। भाई ज़मीन और पानी और आपकी पावर, तीनों अगर चीज़ होगी, तीनों बेसिक चीज़ है, जो तीनों ही यहाँ कमी है। केवल एक एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे इतनी ग्रोथ हो रही है, तो अगर तीनों स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें CWC की परमिशन देवे तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा भिलवाड़ा बढ़ सकती है।
प्लस अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एयरपोर्ट वगैरह यहाँ बनाती है, एयरपोर्ट हो और अपना अगर कम्युनिकेशन का बढ़ता है तो उससे भी ग्रोथ बढ़ेगी। मतलब सब गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि कितनी ग्रोथ यहाँ से चाहिए। एक जो कॉरिडोर बन रहा है रेलवे का, वो कॉरिडोर भी यदि भीलवाड़ा से लेकर किशनगढ़ तक का कॉरिडोर का एक एक्सटेंशन भीलवाड़ा को मिल जाता तो यहाँ एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ सकता है। बस्तर नगरी जी। आज बस्तर नगरी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसका नींव रखी थी। जो यहाँ के नेता थे वो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री थे, जी। तो भी इतना कुछ नहीं हुआ। बेसिकली 93 से सारी ग्रोथ शुरू हुई थी। 93 के बाद में ग्रोथ के बाद में जब 2005 में टफ स्कीम आई थी तो टफ के बाद से इसका ग्रोथ शुरू हुआ था और आज बहुत अच्छी स्थिति में भीलवाड़ा पहुंच चुका है और आने वाला टाइम भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि डायनेम में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और हो सकता है कि कुछ बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम लोग अहमदाबाद को भी बीट कर दें क्योंकि डेनिम की जो क्वालिटी हमारी बन रही है निश्चित से बहुत बेटर है। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो इंडस्ट्रीज़ को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करवा दें, जैसे जैन साहब ने बताया कि एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, फेरी जो फ्रेट कॉरिडोर की जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाए और इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कम हो जाए, लैंड की अवेलेबिलिटी हो, तो बहुत ही डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। हाँ, पॉलिटिकली अगर थोड़ा सा भीलवाड़ा वीक है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर यहाँ थे, लेकिन पॉलिटिकली अगर काम यहाँ स्ट्रॉन्ग, मतलब लोगों का एक रुझान पॉलिटिक्स की तरफ से कम है, जो अच्छे लोग हैं रुझान और जो जुझारू लोग जाए कि भाई यहाँ भीलवाड़ा का ग्रोथ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकली बहुत एडवांटेज भीलवाड़ा को मिल सकता है।